अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेल और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है वाई पाकिस्तान नो लव इंडिया सक्सेस, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो करते वीडियो स्टार्ट। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखते हुए स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। India is the first country to land on South Pole, which is so much big news. पॉइंट है, इंडिया हमसे तकरीबन 100 साल आगे है। एक उनका एजुकेशन लेवल अच्छा है हमारे से, ठीक है। दूसरा ये है कि वो हमारा उनसे ना कंपैरिजन ही नहीं बनता। वो शोबिज में हमारे से आगे हैं, मेडिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में। इंडिया हमसे बहुत आगे है, थोड़ा सा आगे नहीं है। पहले हमसे इंडिया पीछे था, अभी हमसे बहुत आगे चला गया है। इंडिया की सैटेलाइट चांद तक तो क्या मरीज पे भी लैंड कर सकती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान के लोग अपनी खुद की सरकार के ऊपर तंज कसते हुए भारत को शाबाशी देते नजर आ रहे हैं। वो पाकिस्तान के कोलैप्स और इंडिया के राइजिंग स्टेचर को कंपेयर करते दिखाई पड़ रहे हैं और ऐसा 75 साल में पहली बार हुआ है। इंडिया की तारीफ तो दूर, पाकिस्तान के लोग पब्लिकली अपनी रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट एक शब्द तक बोलने से कतराते थे। यहाँ तक कि कुछ आउटस्पोकन पाकिस्तानी भी अपनी सरकार और देश के फेलियर को पब्लिकली एडमिट करने से बचते थे और इसी टोन में भारत की तारीफ करना तो कोई सोच भी नहीं सकता था। हालांकि आज इस क्रिटिसिज्म ने ह्यूमर का रूप ले लिया है, इस वजह से ये खूब वायरल भी हो रहा है। लेकिन इस ह्यूमर के पीछे पाकिस्तान के लोगों का फ्रस्ट्रेशन, एम्बैरेसमेंट और हेल्पलेसनेस छुपी हुई है। उनकी इसी हंसी के पीछे पाकिस्तान की बैंकरप्ट इकोनॉमी, ग्लोबल स्टेज पर उनकी बढ़ती इररिलेवेंस और टेरर और भुखमरी से जूझ रही सिविल सोसाइटी खुद को खुलेआम बयां कर रही है। ऐसा लगता है कि मानो इस ह्यूमर के पीछे दशकों का फ्रस्ट्रेशन सब्र का बांध तोड़ते हुए उमड़ रहा है। और केवल आम लोग ही नहीं, बल्कि जिंगोइज्म यानी एक्सट्रीम नेशनलिज्म के नशे में चूर पाकिस्तान के नोटोरियस एंकर्स की टोन भी एकदम बदली हुई नजर आ रही है। जो रिलीजियस क्लेरिक्स खुद को पाकिस्तान के केयर टेकर क्लेम किया करते थे, वो भी आज पाकिस्तान की इस हालत का जिम्मा उठाने के लिए तैयार नहीं है। वो उनकी इस हालत का जिम्मा देश के पॉलिटिशियंस पर डाल रहे हैं। ये ट्रेंड असल में लास्ट ईयर पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान द्वारा ही शुरू कर दिया गया था, जब वो इंडिया की ऑटोनॉमस फॉरेन पॉलिसी और ग्लोबल स्टेज पर उसके इंडिपेंडेंट वॉइस के लिए उसकी तारीफ करते नजर आए। दोस्तों, यूं तो भारत के लिए ये प्रेजेस आज ग्लोबल मीडिया में कॉमन डेवलपमेंट बनती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की ओर से भारत के लिए ऐसे प्रेजेस आना कोई आम बात नहीं है। ऊपर से आपको याद दिला दें कि पाकिस्तान में जल्द ही इलेक्शंस होने वाले हैं। इस बीच भारत के लिए उनकी सिंपैथी और अपनी गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म अपने आप में काफी सब्सटेंस लेकर आता है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर इस बदलाव का क्या कारण है। ये हृदय परिवर्तन किस चीज से एक्सेलरेट हो रहा है और पाकिस्तान के लिए इसके क्या पॉसिबल कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए इन सभी सवालों को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 2 के IR सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, पाकिस्तान में आज जो कुछ हो रहा है वो असल में इतना भी शॉकिंग नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपने देश के लिए कुछ ऐसा ही सपना देखा था। 1970s में उन्होंने कहा था कि भले ही पाकिस्तान के लोगों को घास खानी पड़े या भूखा रहना पड़े, लेकिन वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर ही दम लेंगे। और लगभग 50 साल बाद पाकिस्तान की हालत इससे ज्यादा बेहतर नहीं है। आज उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स तो हैं, लेकिन खाने के लिए कुछ खास नहीं है। जुलाई 18, 1947 को जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट पास हुआ, उसने टू नेशंस थ्योरी के बेस पर इंडियन सबकॉन्टिनेंट को 2 डोमिनियंस में बांट दिया। इंडिया के पंजाब और बंगाल के बंटवारे के बाद पाकिस्तान का जन्म हुआ। अगस्त 14, 1947 को पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन आज 7 दशकों बाद भी ये सही मायने में एक नेशन स्टेट नहीं बन पाया। कुदरत ने पाकिस्तान को खुद को यूनाइट करने का भरपूर मौका दिया, लेकिन पाकिस्तान ने कभी अपनी प्रायोरिटीज को अपनी ग्रोथ के साथ अलाइन नहीं किया। इसका नतीजा है कि आज इतने सालों बाद एक बार फिर बात पाकिस्तान के अस्तित्व पर बनाई है। जून 2022 में पावर से रिमूव किए जाने के बाद पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि यदि वक्त रहते सही डिसीजन नहीं लिया गया तो पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर डिटरेंस खो देगा और ये 3 हिस्सों में टूटकर बिखर जाएगा। पाकिस्तान का बाल्कनाइजेशन होगा और ये देश सुसाइड के लिए मजबूर हो जाएगा। दोस्तों, माना कि उस समय इमरान खान की रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट राजनीतिक बैन चल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उनके ये शब्द आज हकीकत में बदलते नजर आ रहे हैं।
इससे ये साफ हो जाता है कि पाकिस्तान की हालत किसी और की नहीं बल्कि पाकिस्तान के खुद के लीडर्स की मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज की देन है। पाकिस्तान की ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस शुरुआत से लेकर आज तक पाकिस्तान की अलग अलग रेजिम्स द्वारा प्रमोट की गई मिसप्लेस्ड पॉलिसीज, आम लोगों की लाइफ्स को लेकर उनकी शेयर इग्नोरेंस और इस्लामिक आइडेंटिटी को अपहोल्ड करने के नाम पर रिलीजन के कंसिस्टेंट अब्यूज का नतीजा है। और आज जिस तरह पाकिस्तान के लोग सड़कों पर आकर पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ बोल रहे हैं, वो ये भी दर्शाता है कि किस तरह पाकिस्तान की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर्स इतने सालों से अपने सिटीजन्स के आगे अपनी रॉन्ग हेडेड पॉलिसीज को जस्टिफाई करने के लिए उनसे झूठ पर झूठ बोलते नजर आ रहे हैं। लेकिन आज उस झूठ का पर्दाफाश होता नजर आ रहा है। पाकिस्तान के कोने कोने से आज लोग सरकार को यही चेतावनी दे रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात करें तो इसमें 4 प्रोविंसेस और इस्लामाबाद की कैपिटल टेरिटरी शामिल है। इसके 4 प्रोविंसेस में सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा की ट्राइबल बेल्ट आती है जो अफगानिस्तान को बॉर्डर करती है, फिर बलूचिस्तान जो ईरान के साथ बाउंड्री शेयर करती है, और फिर सेंट्रल रीजन में सिंध और पंजाब आते हैं जो भारत के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। इसके अलावा वो रीजन जिसे पाकिस्तान सो कॉल्ड आजाद कश्मीर बोलता है और गिलगित बाल्टिस्तान 2 ऐसी टेरिटरीज हैं जिनको पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्युपाई कर रखा है। यूं तो ये सभी रीजन्स पॉलिटिकली पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंडर आते हैं, लेकिन ये सब अपने आप में बेहद डिस्टिंक्ट रीजन्स हैं। यहाँ रहने वाले लोग अपनी अलग अलग लैंग्वेजेस और एथनिसिटी फॉलो करते हैं। इन रीजन्स की एथनिक आइडेंटिटी और उनके बलबूते पर पनप रही सेपरेटिस्ट फोर्सेस ने पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और मिलिटेंसी को बड़े लेवल पर इन्फ्लुएंस किया है। जैसा कि हम जानते हैं, पाकिस्तान की बुनियाद अब से कई दशकों पहले 2 नेशन थ्योरी के बेस पर रखी गई है। इस थ्योरी का जिक्र सैयद अहमद खान ने 1887 में लखनऊ में एक पब्लिक मीटिंग के दौरान सबसे पहली बार किया था, जब उन्होंने कहा कि हिंदूज और मुस्लिम्स 2 डिफरेंट नेशंस को बिलोंग करते हैं। इसके बाद मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर सेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान रेजोल्यूशन में इस थ्योरी को डिटेल में डिस्कस किया। उनका कहना था कि मुस्लिम्स कोई माइनॉरिटी नहीं है, वो अपना खुद का देश डिजर्व करते हैं और इसीलिए उनका एक अलग होमलैंड, एक टेरिटरी और एक स्टेट होना चाहिए। खैर, उस दौर में कई दिग्गज पर्सनालिटीज ने इस थ्योरी को सपोर्ट किया तो कई ने इसकी खूब निंदा भी की। लेकिन वो जो भी हो, आज एक नेशन स्टेट के तौर पर पाकिस्तान का फेलियर उस 2 नेशन थ्योरी की लिमिटेशंस को साफ साफ बयां करता है। पाकिस्तान का फेलियर दिखाता है कि कैसे दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी देश केवल रिलीजन के बेसिस पर सरवाइव नहीं कर सकता। करप्ट पॉलिटिशियंस, क्रम्बलिंग इकोनॉमी और सोशियो इकोनॉमिक फॉल्ट लाइन से घिरा हुआ देश केवल रिलीजन के बेसिस पर यूनिफाई नहीं किया जा सकता। इसलिए आज कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शायद पाकिस्तान ने सही मायने में एक नेशन स्टेट के आइडिया को कभी अडॉप्ट ही नहीं किया। पाकिस्तान की 2 नेशन थ्योरी को पहला मेजर जॉल्ट 1971 में लगा, जब ईस्ट पाकिस्तान ने खुद को पाकिस्तान से आजाद घोषित करके बांग्लादेश को जन्म दिया। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच इस बंटवारे का कारण रिलीजन नहीं था, क्योंकि ये दोनों ही मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन्स थे, बल्कि इसका कारण इनकी सोसाइटी के वो डीप डिफरेंसेस थे जो अलग अलग लैंग्वेज और कल्चर के रूप में यहाँ पनप रहे थे। पाकिस्तान को इस चीज का रियलाइजेशन 1971 में भली भांति हो चुका था, जब जनरल ए.के. नियाजी द्वारा लेड पाकिस्तानी फोर्सेस ने 3 मिलियन से भी ज्यादा बंगाली मुस्लिम्स का कत्लेआम किया था। खैर, आज बांग्लादेश तो समय की सभी बाधाओं को हटाकर लगभग हर सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर में पाकिस्तान से आगे खड़ा है, लेकिन पाकिस्तान में इतने सालों बाद भी कुछ खास बदला नहीं है। पाकिस्तानी सोसाइटी डोमिनेंट एथनिक ग्रुप्स यानी पंजाबी, सिंधी, बलूच, पाश्तून्स और मुहाजिर के बीच कोई भी ऐसा एथनिक ग्रुप नहीं है जो एक दूसरे के साथ कॉम्पैटिबल हो। बलूच और पाश्तून्स ने 1947 में ही पाकिस्तान का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। ऊपर से 7 से भी ज्यादा दशकों की एथनिक क्लेंजिंग उनके बीच की दूरियों को और भी ज्यादा इंटेंसिफाई करती है। जहां एक ओर इस नेशन के फैब्रिक डिवीजन को एथनिक डिवीजन्स चीर रहे थे, वहीं दूसरी ओर करप्शन और एक्सट्रीमिज्म भी बहुत तेजी से इंटेंसिफाई हो रहा था। एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर और वेलफेयर की इनएफिशिएंसी को छुपाने के पाकिस्तान की लास्ट 2 जनरेशंस के अंदर नफरत का जहर घोला जा रहा था। इसका नतीजा है कि आज सुन्नी मेजोरिटी मुस्लिम्स पाकिस्तान के बाकी सभी मुस्लिम जैसे अहमदियास, खोजास, बोहरा, स्माइल और शिया को काफिर्स कहते हैं। ये सभी सोशल डिविजन्स और उसके ऊपर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर किसी भी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग सोसाइटी को तोड़ कर रख सकते हैं। पर यहाँ तो बात पाकिस्तान की है, जो शुरुआत से ही बहुत ही फॉल्ट लाइन से घिरा हुआ था। यहाँ आपको याद दिला दें कि यूएसएसआर को यूएसए ने किसी मिलिट्री वॉरफेयर में नहीं हराया था, बल्कि यूएसएसआर की खुद की फेल्ड इकोनॉमी, पॉवर्टी, एथनिक टेंशंस और पुअर सोशल कंडीशंस उसके फेट को ले डूबी थी। इन्हीं इंस्टेबिलिटीज के चलते वो 15 हिस्सों में टूटा था।
उसी तरह आज पाकिस्तान अपने 63% इलिटरेसी रेट, ना के बराबर डेवलपमेंट, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, स्काई हाई इन्फ्लेशन और अनयूजुअल लोन्स के साथ एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बनता जा रहा है, जिसके सिम्टम्स आज हमें पाकिस्तान के कोने कोने में दिखाई पड़ रहे हैं। यही कारण है कि आज पाकिस्तान का चप्पा चप्पा उससे अलग होने की मांग कर रहा है। आइए इसको एक एक करके देखते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर लाई करने वाला पाश्तून डोमिनेटेड खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का सबसे फ्रेजाइल और वायलेंट रीजन है। असल में 1893 में ब्रिटिश ऑफिसर मॉर्टाइमर ड्यूरेंट ने ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान का बॉर्डर डिमार्केट करते हुए इस रीजन की डोमिनेंट पाश्तून कम्युनिटी को दो हिस्सों में बांट दिया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और नॉर्दर्न बलूचिस्तान में पाश्तून मेजोरिटी में कंसंट्रेटेड हैं। पाकिस्तान की पॉपुलेशन में पाश्तून कुल 18% है, जबकि अफगानिस्तान उनकी पॉपुलेशन का 40% कॉन्स्टिट्यूट करता है। पाकिस्तान में मौजूद पाश्तून कम्युनिटी अफगानिस्तान के साथ यूनाइट होने की मांग करती है। वहीं दूसरी ओर आज तालिबान का सिक्का भी पाश्तून नेशनलिज्म के बेसिस पर चलता है। तालिबान का कहना है कि ब्रिटिशर्स ने 19th सेंचुरी के एंग्लो अफगान वॉर में ग्रेटर अफगानिस्तान से उसका एक मेजर हिस्सा छीन लिया। यही कारण है कि अफगानिस्तान में तालिबान और पाकिस्तान में रह रहे पाश्तून्स ड्यूरेंट लाइन को अपना लेजिटिमेट बॉर्डर नहीं मानते हैं। ये बॉर्डर डिस्प्यूट आज भी इन दोनों देशों के रिलेशंस का सबसे बड़ा थॉर्न है। इसको पिछले 130 सालों से सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आज तक कोई भी इसमें सफल नहीं हो पाया। जब 2021 में यूएस ने अफगानिस्तान को छोड़कर जाने का फैसला किया और अफगान तालिबान ने काबुल को कैप्चर किया, तब तालिबान की मदद से टीटीपी को इस रीजन में फिर से ऑर्गेनाइज किया गया और तभी से पाकिस्तान में टीटीपी के अटैक्स की एक लंबी सीरीज शुरू हो गई। हाल ही में ये टेंशन इतनी बढ़ गई है कि पाकिस्तान ने अफगान रेफ्यूजीज को अपने यहाँ से एक्सपेल कर दिया है। अफगान तालिबान और टीटीपी के लिंकेजेस खैबर पख्तूनख्वा और फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज यानी FATA में पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए एक बड़ा खतरा बन रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि देश में इंस्टेबिलिटी बढ़ाकर अपनी सभी डिमांड्स पर एग्री करवाने का इससे अच्छा मौका टीटीपी को कभी नहीं मिल सकता। यूं तो उनकी डिमांड समय समय पर बदलती रहती है और ये वायलेंस का सहारा लेकर उनको पूरा करने की कोशिश करती हैं, लेकिन इस बार इनकी दो मेजर डिमांड्स हैं। पहला, ये चाहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी खैबर पख्तूनख्वा रीजन में अपनी प्रेजेंस रिड्यूस करे और दूसरा, FATA और खैबर पख्तूनख्वा का कॉन्स्टिट्यूशनल मर्जर रिजर्व कर दिया जाए। इन दोनों ही डिमांड्स के थ्रू टीटीपी इस रीजन पर अपना कंट्रोल स्ट्रेंथन करना चाहती हैं। यदि ऐसा होता है तो ये रीजन पाकिस्तान से अलग होने के साथ साथ ट्रांसनेशनल टेररिज्म का एक स्ट्रॉन्ग हब में तब्दील हो सकता है। अब बलूचिस्तान की बात करें तो ये पाकिस्तान का आधा लैंडमास कवर करता है। यहाँ मुख्य तौर पर बलूच एथनिक ग्रुप रिसाइड करता है, जो पाकिस्तान के साथ साथ ईरान और अफगानिस्तान में भी पाए जाते हैं। वैसे तो बाकी पाकिस्तान की तरह मेजॉरिटी बलूचीज सुन्नी मुस्लिम्स हैं, लेकिन एथनिकली और कल्चरली बलूचीज खुद को पाकिस्तान के दूसरे एथनिक ग्रुप से अलग मानते हैं। वो अपनी इसी सेपरेट आइडेंटिटी और ट्राइबल लॉयल्टी के बेसिस पर अपने सेपरेट स्टेटहुड की डिमांड करते आए हैं, इसीलिए वो रिलीजियस लिंकेजेस को उतनी तवज्जो नहीं देते। इस बलूच इंसर्जेंसी की शुरुआत 1948 में ही हो चुकी थी, जब इस प्रोविंस को जबरदस्ती पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया। बंदूक की नोक पर जून 1948 तक बलूचिस्तान पाकिस्तान का फुल फ्लेज्ड प्रोविंस तो बन गया, लेकिन इस फोर्सफुल एनेक्सेशन ने बलूचिस्तान में सेपरेटिज्म की आग को हमेशा के लिए जला दिया और इस्लामाबाद ने हमेशा से ही इंसर्जेंसी को फोर्सफुली क्रश किया। इस इंसर्जेंसी का लेटेस्ट फेज 2003 में शुरू हुआ, जिसमें हमने इन गुरिल्ला अटैक्स का सबसे इंटेंस फॉर्म देखने को मिल रहा है। इस बार इनकी इस इंटेंस इंसर्जेंसी का टारगेट पाकिस्तान के अलावा एक और अन्य नया एक्टर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चाइना की। इस रिच रिसोर्सफुल रीजन में चाइना के एम्बिशियस प्लान्स बलूच लोगों के लाइवलीहुड की कॉस्ट पर बिल्ड किए जा रहे हैं और ये उनको बिल्कुल भी गवारा नहीं है। ऊपर से बलूच सेपरेटिस्ट ये दावा करते हैं कि यहाँ पाकिस्तान और चाइना का क्लोज इन्वॉल्वमेंट उनके इंडिपेंडेंस मूवमेंट को कमजोर करने की साजिश है। उनका कहना है कि पाकिस्तान ग्वादर और बलूचिस्तान के दूसरे कोस्टल एरियाज को एक चाइनीज स्ट्रॉन्ग होल्ड में तब्दील करना चाहता है। ऐसी मिलिट्री प्रेजेंस यहाँ चाइनीज डोमिनेंस को एस्टैब्लिश करने के साथ साथ बलूचिस्तान के सेपरेटिस्ट मूवमेंट को क्रश करने के लिए यूज की जा सकती है। इन्हीं सब कारणों की वजह से बलूचिस्तान में एक सेपरेट नेशन की डिमांड इंटेंसिफाई होती जा रही है। दोस्तों, पाकिस्तान के साउथ ईस्टर्न रीजन में मौजूद सिंध लैंड के टर्म्स में पाकिस्तान का थर्ड लार्जेस्ट और पॉपुलेशन के टर्म्स में उसका सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस है। ये वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में बलूचिस्तान, नॉर्थ में पाकिस्तानी पंजाब, ईस्ट में इंडिया के गुजरात और राजस्थान और साउथ में अरेबियन सी को बॉर्डर करता है।
हाल ही में सिंध की सड़कें सिंध बनेगा सिंधु देश के नारे से गूंजी हैं, यानी पाकिस्तान के एक और प्रोविंस की हवाएं पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रही हैं। 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो पंजाब और बंगाल की तरह इंटेंस ब्लडशेड और वायलेंस सिंध के पार्टीशन एक्सपीरियंस का बड़ा पार्ट नहीं बना। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ कई सदियों से रिलीजियस टॉलरेंस, प्लूरलिज्म और हार्मनी की वैल्यूज अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी थी और साथ ही पार्टीशन के बाद सिंध का मैक्सिमम हिस्सा पाकिस्तान में ही था, यानी वो बाकी रीजन्स की तरह दो देशों के बीच अब्रप्टली डिवाइड नहीं हुआ। लेकिन असल में चीजें इतनी भी आसान नहीं थी। सिंधु देश के बीज इसी पार्टीशन में बोए जा चुके थे। असल में सिंध का पार्टीशन टेरिटरी का पार्टीशन नहीं था, बल्कि ये डेमोग्राफी का पार्टीशन था। इसके तहत सिंध की नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन भारत आई, वहीं इंडिया के मुस्लिम रेफ्यूजीज यानी मुहाजिर्स अर्बन सिंध में सेटल हुए। मुहाजिर्स बाकी सिंधी से ज्यादा रिच और लिटरेट होने के कारण गवर्नमेंट जॉब्स और बिजनेसेस में डोमिनेट करने लगे। देखते ही देखते उन्होंने बाकी सिंधीज को कंपटीशन से बाहर कर दिया। जल्द ही ये उर्दू स्पीकिंग मुजाहिर और पंजाबीज पाकिस्तान के पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक डोमेन्स को डोमिनेट करने लगे। इससे अर्बन सेंटर्ड मुहाजिर्स को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलने लगा और रूरल सिंधीज और पिछड़ गए। सिंधी सोसाइटी में डिविजन्स क्रिएट होने लगे। सिंधीज के रिसोर्सेज को मुहाजिर्स और पंजाबीज द्वारा एक्सप्लॉइट किया जाने लगा। और तो और सिंध पाकिस्तान का 63% रेवेन्यू जनरेट करता है, लेकिन देश को चलाने की एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स पंजाब के पास हैं, जिसकी 65% पॉपुलेशन आर्मी को कॉन्स्टिट्यूट करती है। डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन के साथ साथ यहाँ सिंधीज की लैंग्वेज को भी ड्यू ट्रीटमेंट मिलता है। ऊपर से पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उर्दू को पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज घोषित कर अपनी एथनिक माइनॉरिटीज के ऊपर थोप दिया, यानी पाकिस्तान ने अपने प्रोविंसेस पर एक मोनोलिथिक नेशनल आइडेंटिटी इंपोज करने की कोशिश की। सिंधीज का कहना था कि पाकिस्तान का ऑनस्लॉट उनके कल्चर, लैंग्वेज और प्लूरलिस्टिक वैल्यू पर खतरा बनकर मंडरा रहा है और इसी के साथ सिंध में एथनिक मोबिलाइजेशन की शुरुआत हुई। तो यही सब कारण थे कि सिंधीज 1947 से ही अपने एक सेपरेट होमलैंड की डिमांड कर रहे थे। इन्हीं सर्कमस्टेंसेस के बीच सिंध की पॉलिटिकल पार्टीज एक सेपरेट सिंध स्टेट सिंधु देश की डिमांड्स उठाती रहीं। लेकिन इस मूवमेंट को पहली बार सिंधी नेशनलिस्ट लीडर GM सैयद और पीर अली मोहम्मद रश्दी ने 1970s में कंसोलिडेट। वो कहते थे कि ये सिंधीज को पंजाबी मुहाजिर इंपीरियलिज्म से लिबरेट करना चाहते हैं। 1972 में GM सैयद ने एक इंडिपेंडेंट नेशन सिंधु देश की फॉर्मेशन को प्रपोज किया। उनका कहना था कि यदि बांग्लादेश एक सेपरेट देश बन सकता है तो सिंधुस्तान क्यों नहीं बन सकता। खैर मिड 1980s तक आते आते इस डिसएन्चांटमेंट ने ओपन वॉरफेयर का रूप ले लिया। जिया उल हक की रेजीम में सिंध में गुरिल्ला यूनिट्स जन्म लेने लगी और ये इस्लामाबाद के पंजाबी फेडरल ट्रूप से कन्फ्रंट करने लगी। लेकिन इस इल प्रिपेयर्ड इंसर्जेंसी को इस्लामाबाद ने हर बार क्रश कर दिया। लेट 1980s में GM सैयद सिंध नेशनल अलायंस के लीडर बने और उन्होंने इस अम्ब्रेला के अंडर बहुत से आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स को साथ लाने की कोशिश की। लेकिन 1988, 1990 और 1993 के इलेक्शंस में वो भी सीट नहीं जीत पाए और इलेक्शंस में मिली डिफीट के कारण उनका मूवमेंट कमजोर होने लगा। लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ कई प्रो सिंधु देश ग्रुपिंग्स के प्रोटेस्ट और एक सेपरेट नेशन की डिमांड बहुत तेजी से पीक होती नजर आई है। दोस्तों इसके बहुत से कारण हैं। पहले तो ये कि यहाँ पाकिस्तानी स्टेट की एट्रोसिटीज और निगलेक्ट थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एथनिक और नेशनल सेंटिमेंट्स के अलावा पिछले कुछ सालों में यहाँ अर्बन, रूरल और सोशियो इकोनॉमिक डिवाइड भी बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है। आज यहाँ आपको दो एक्सट्रीम तबके के लोग दिखाई पड़ते हैं। एक तरफ यहाँ हमें कराची जैसी वेल्दी मेगा पोर्ट सिटी देखने को मिलती है जो सिंध के साथ साथ पूरे पाकिस्तान के इकोनॉमी को रन करने में बेहद अहम भूमिका निभाती आई है। वहीं दूसरी ओर सिंध के रूरल एरियाज में आज भी बॉन्डेड लेबर का कहर नजर आता है। कराची की इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटीज इंडस के बैंक्स पर फ्लरिश होने वाली एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को आउटपेस कर चुकी हैं, जो यहाँ के इकोनॉमिक डिवाइड को और भी ज्यादा बढ़ा रही हैं। यहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप ये क्लेम करती है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट सेंसस में सिंधीज की पॉपुलेशन कम दिखाकर इस रीजन के इंसेंटिव्स को भी कट कर देती है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का सिंध को लेकर ये नेग्लेक्ट हमें इस रीजन की पुअर अग्रेरियन ग्रोथ और सीवियर वाटर शॉर्टेजेस में दिखाई पड़ता है। सिंध में इनफ रिसोर्सेज और पोटेंशियल होने के बावजूद उसका क्रॉप यील्ड लगातार घटता जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सेंटर ने यहाँ इनफ स्टोरेज कैपेसिटीज डेवलप नहीं की हैं। इसके अलावा एक लोअर रिपेरियन रीजन होने के कारण यहाँ ये रीजन सीवियर वाटर शॉर्टेजेस का भी शिकार है। वाटर की शॉर्टेज के कारण यहाँ हर साल कॉटन और पैडी की यील्ड्स इफेक्ट होते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर सिंध के लिए रिलीज हुए वाटर से पंजाब के रिवरीन एरियाज में 50,000 एकर्स ऑफ लैंड इरिगेट किया जाता है। सिंध और पंजाब प्रोविंस के मेंबर्स
इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर एक टग ऑफ वॉर में उलझे रहते हैं। इसके अलावा सिंध फूड एंड सिक्योरिटी के केस में भी पाकिस्तान के बाकी प्रोविंसेस में सबसे आगे है। हाँ गाइस, तो बिल्कुल बहुत अच्छी भाई ने इन्फॉर्मेशन दी है। और सबसे पहले इन्होंने जहाँ पर स्टार्ट किया है, एक जो पाकिस्तानी जो पब्लिक है उनके अगर रिव्यू को देखा जाए, सबसे पहले यही चीज़ होती थी कि हम भी यही अब देख रहे हैं कि पहले ये चीज़ें बहुत थोड़ी बहुत होती थी कि कोई पाकिस्तान में भी आवाज़ उठाता था, कोई बोलता था, लेकिन अब इस कुछ दिनों में या कुछ ये अरसा गुजरा है तो हर जो पाकिस्तानी है जिसके आगे माइक कर दें वो भाई अपनी भड़ास इतनी निकालता है, और वो निकालता भी अपनी गवर्नमेंट पर है, अपनी एजेंसीज पर है, जो अपने एक मेन ऊपर हमने एक करप्ट सिस्टम बिठाया हुआ है उसके ऊपर ही वो बोलते हैं। क्योंकि अब हर एक बंदे को बच्चे को पता है कि जो हमारे ऊपर जो सिस्टम बैठा है वो कैसे एक चीज़ें चला रहा है, और हैं सारे के सारे करप्ट ऊपर एक बार हमने बिठाए हुए जो अपना बस पेट पा रहे हैं। और जो भाई हमारे जो अपनी अवाम है, जो एक लोग हैं, आम जनता है, उनको कोई चीज़ मिलती नहीं, ऐसे जैसे ना ऐसे छीन ली गई है हर एक से। अब ये नहीं हम बोल सकते कि सर ने काफ़ी ज़्यादा एक सिंध बलोचिस्तान हर एक पंजाब को जैसे एक हाईलाइट किया है, ऐसी रियलिटी है नहीं। ये पहले चीज़ें होती थी, ये चीज़ हम मानते हैं, लेकिन अगर अब की हालत देखें ना, जो अभी वक्त चल रहा है, इसमें सिंध बलोचिस्तान पंजाब जो केपी है, जिधर चले जाए भाई सारा जो सिस्टम है ना वो एक जैसा ही है। कोई ना इधर बोल सकता है ना जो बोलता है उसको उठाकर ऐसे ले जाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन ये है कि अब लोग बोलते हैं, चाहे वो मार भी रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों की आवाज़ें उठ रही हैं। यहाँ पे जो एक पाकिस्तान और इंडिया का सिनेरियो बना हुआ था ना, वो एक सबसे बड़ा इधर रोल प्ले किया है सोशल मीडिया ने, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि दोनों तरफ क्या चलता है और क्या एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। अब देखो ना, पहले एक होता था, 75 साल से हम यही चीज़ें फेस कर रहे हैं, जिसको भी मतलब कि आप हाथ लगाओ और इंडिया के बारे में पूछो, वो आगे से जहर ही उगलता था कि हम उनको खा जाएंगे, वो हमको खा जाएंगे। ऐसे मतलब कि उसने नेगेटिव की तरफ जाना था, उसने कोई चज की बात नहीं करनी थी। लेकिन अब कुछ थोड़ा सा, अब ये नहीं कि पूरे लोग ही पढ़े लिखे आ गए, थोड़ा सा सोशल मीडिया ने भी रोल प्ले किया है, एक कुछ पढ़े लिखे भी लोग आ गए। वो एक सवाल पूछते हैं कि यार वो जो इंडिया में बैठे हुए लोग, उनकी हमारे साथ क्या दुश्मनी है? सही बात। उनकी हमारे साथ क्या दुश्मनी है, उनका हमारे साथ क्या लेना देना है, वो हमारे मतलब के अंदर क्यों घुसे हुए हैं, वो हमें तरक्की से क्यों रोक लें? लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं था। जब भी बंदा इधर कोई एक सवाल पूछता था ना, तो ये लोग आगे से बोलते थे कि यार आप तो ताकतवर कौम हो, आप तो जन्म में ये मतलब कि एक आपके पास ताकत है, दुनिया में किसी के पास और ताकत नहीं है, आपके पास न्यूक्लियर बम है, आपको कोई बात नहीं कर सकता, अगर कोई बात करे तो हम उसको न्यूक्लियर से सबक सिखाएंगे। तो वो लोग अनपढ़ थे, उनको पता ही ना था कि यार ये चीज़ें जो बता रहे हैं ये एक रियलिटी पर होती भी है, या ये सच है, या ये अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। लेकिन वो बस एक लोग बातों में लग जाते थे। लेकिन अब जो सिनेरियो चेंज हुआ है ना, वो लोग कुछ पढ़े लिखे आ गए हैं, उनको पता है, वो लोग एक पॉइंट से पॉइंट देखते हैं, वो लोग एक न्यूज़ देखते हैं कि वो यार क्या ऐसे चल रही हैं चीज़ें, पता ही नहीं चलता। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। सोशल मीडिया ने काफ़ी पाकिस्तान के अंदर एक चेंज जो आप कह लें कि लेके आया है, वो इस तरह लेके आया कि लोगों को जो है ना वो आप रियलिटी का पता चल गया। आप देख लो कि इंडिया के बारे में एक स्केच लोगों के बारे में यही था कि वो एक जिस तरह के यहाँ पे दिखाया जाता था कि एक गरीब मुल्क है, ठीक है, गरीब मुल्क है, वो बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, तो वो मतलब उनसे अपने जो है ना वो हालात ही नहीं सीधे हो रहे, तो उन्होंने किसी के साथ या हमारे साथ क्या लड़ना, हम तो एक महान कौम है, हमारे पास एक जज्बा है, हमारे पास जो कुछ है वो किसी और के पास नहीं। यहाँ तक कि हमें जो है ना एक टाइम बताया जाता था कि आप इतने टाइम में इंडिया के ऊपर जो है ना वो हैवी हो सकते हैं, ये यहाँ तक चीज़ें जो है ना एक नैरेटिव क्रिएट किया हुआ था। लेकिन ये कि एक ना एक दिन तो चीज़ें बदलनी थी, वो एक ये एक बहुत एक सुनहरी टाइम है जिस वक्त ये चीज़ें बदली हैं। मोबाइल वालों को भला अभी वो मोबाइल लेके आए और लोगों की आंखें खुली कि रियलिटी असल में क्या है। और यही वजह है कि आज लोग जो है ना वो खुल मुखुल्ला उठ के जो है ना वो बोल रहे हैं और डरते नहीं हैं। पहले ये एक नाम लेने के ऊपर स्टार्ट में हमें याद है कि हम भी थोड़ा सा बोलते वक्त डर होता था, खौफ होता था कि यार किसी ने अगर वीडियो देख ली तो क्या बन जाएगा। लेकिन अब हर कोई भाई हर कोई खुलेआम बोलता है भाई। और यही वजह है क्योंकि हमारे एक जो है ना वो जो हर चीज़ का गुनाहगार जो है ना वो सियासतदानों को दिया गया था कि सियासतदान जो है ना वो यही सब कुछ करते हैं। लेकिन ये कुछ अरसे में लोगों को एक रियलिटी के ऊपर पता चल गया कि पीछे जो है ना या इस
मेन जो एक जड़ है ना वो क्या थी, जो कि एक जिस तरह मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए था वो उस साइड पे ऊपर हम नहीं गए, जिस तरह हमें एजुकेशन चाहिए था वो हमें नहीं मिला, जिस तरह हमारा मेडिकल या बाकी चीज़ें जो है ना वो ग्रोथ इम्पोर्टेंट थी वो नहीं गई, उसके पीछे जो है ना जो एक जड़ थी ना लोगों को और उस वजह से अब लोग किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि अभी हमें ज़रूरत है अपनी जंग लड़ने की, अपने अपने हक की जंग लड़ने की, गुर्बत से लड़ने की। भाई हमारे बहुत सारे मसले मसाइल हैं, वो सही उन्होंने एक ने बोला कि हम 100 साल अभी जो है ना वो पीछे इंडिया से, और हमें 100 साल अभी लगना है उस चीज़ को सेट करने के लिए। अगर हम उस चीज़ के ऊपर अभी से निकले तो अगर अभी लगता नहीं कि हम निकलेंगे, थोड़ा बहुत एक 10% लोगों को वो आवाज़ उठा रहे हैं या इस चीज़ के ऊपर लग रहे हैं, लेकिन अभी 90% यही समझ लें कि वो उसी दुनिया में रहते हैं। जब ये 50% या 60% तब जाएगा फिर हम कोशिश करेंगे कि हम एक साइड के ऊपर निकलें, उसके पहले हम हमारी तरफ से आपको यही चीज़ें सुनने को मिलेंगी कि ये हो गया, वो हो गया, वो हो जाएगा, ये होगा, तो ये ऐसे ही जो है ना वो सिस्टम चलना है, लेकिन कम अज कम एक रियलिटी का पता भाई नहीं। अब लोग बोलते हैं भाई, अभी एक हाल ही का वाकया हुआ है कि इधर ना यूनिवर्सिटी में ना जो कि हमारा अब का प्राइम मिनिस्टर है वो चला गया था, तो उसने क्या गलती कर दी, वो यूनिवर्सिटी में ना तकरीबन 50 मिनट लेट चला गया। तो वहाँ के जो स्टूडेंट है ना उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन पूछे, लेकिन उनमें से जो एक स्टूडेंट है ना वो बोला आप जो एक वज़ीर आज़म है, आपको टाइम की पाबंदी नहीं, आप लेट आए हैं, 50 मिनट हो गए आप यहाँ पर लेट इंटर हुए हैं, हमारे जो उस्ताद हैं वो वेट कर रहे हैं, यहाँ स्टूडेंट है वो अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। एक वज़ीर आज़म जो हमारे केयर टेकर जो गवर्नमेंट है ना वो वज़ीर आज़म आया था, तो इस हद तक कि एक लोग आगे से उनको बोल रहे थे, देख लो यार कि उनकी हिम्मत को देख कर ना एक लोगों में लोग ऐसे जागे हैं, पूरी दुनिया में जितने पाकिस्तानी हैं ना उन्होंने फिर भरपूर आवाज़ उठाई है, उन्होंने बताया कि बिल्कुल अब भाई लोगों में थोड़ी हिम्मत आ गई है कि बोलने लग गए हैं, इनको भाई एक रियलिटी दिखा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं सही बात है भाई। अब कुछ लोग इधर मतलब कि मजहब कार्ड खेल जाते हैं, उनके पीछे कोई लग जाते हैं, वो ज़्यादातर अनपढ़ लोग करते हैं। अब देखो ना इन्होंने साइंस बैन, मतलब कि ये साइंस प्लान कर रहे हैं कि हम इधर साइंस अलाउ नहीं करेंगे, जो लोग पढ़ते हैं साइंस या जिनको साइंस में इंटरेस्ट है। अब देखो ना ये कौन सी फजूल सी बात हुई, ये कौन सा एक मजहब कार्ड का लॉजिक हुआ कि आप साइंस ही बैन कर रहे हैं। या तो आप जो फॉरेनर में रहते हैं मतलब के बड़े बड़े जो एक अब हमें सबक सिखाते हैं कि साइंस बंद करो, साइंस में एक यहूदी की साजिश है, ये नहीं चलनी चाहिए, तो वो उधर मुल्कों से लौट आए, हर चीज़ तो उनकी ये यूज़ कर रहे हैं, या तो फिर वो इधर मुल्कों में आकर बैठे और हमें भी पता चले कि यार वाकई वो मुल्क छोड़कर आ गए हैं और इधर एक मतलब के मजहब कार्ड जो खेलते हैं वो उनका सही साबित हुआ है। साहब इन्होंने खेल खिलाया हुआ है, लेकिन जब भी ये मौलाना साहब की आप बातें सुनते हैं यही आपको सबक मिलेगा कि हम मतलब के मुस्लिम उम्मा है, अगर एक मुस्लिम कंट्री में एक पिलर भी हिलता है ना, एक किसी बच्चे को खराश भी आती है तो हमारा इधर से दिल धड़क 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 करने लगता है कि ये मुसलमान बच्चे को क्यों हुआ। इन्होंने अफगानिस्तान के छोटे छोटे बच्चों को 20 से 25 हज़ार बच्चों को इन्होंने उधर अफगानिस्तान में जबरदस्त भेज दिया है, जबरदस्ती से भेज निकाल रहे हैं और उनके पास आगे कोई काम नहीं है, उधर दर्द जिता रहे हैं फलस्तीन, उधर दर्द जिता रहे हैं ये, और आगे उनके पास एक काम नहीं है। उनको ऊपर से वो ये भी बोल रहे हैं कि यार हमें आगे जाकर पता नहीं काम मिलना है कि नहीं, हमने मरना है कि क्या करना है, हमारे साथ क्या हो रहा है, लिहाजा आप जो ज्यादती कर रहे हैं ये ना करें, ना इनका हक बनता है। अब ये छोटे छोटे बीच दुश्मनी के मतलब के बो रहे हैं, और जब वो एक बड़ा दरख्त बनेगा तो लोग यकीन करें हमारी पिछली जो जनरेशन है ना, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी ये चीजें फेस करनी पड़ेंगी, ये दुश्मनी अब उनसे पाल रहे हैं। मतलब यार हमारे साथ नहीं इधर गांव इंडिया से अब इनकी दाल नहीं गाल रही, अब ये एक अफगानिस्तान की तरफ खींच रहे हैं, क्योंकि इंडिया के लोग जो सोचते हैं वो तो इन्होंने 75 साल से एक ड्रामा जो रचाया हुआ था वो तो सच्चाई से अब सामने आ गई, सब फ्लॉप हो गई हर चीज़। बिल्कुल भाई, बाकी अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।